Because as you all know, he is a chartered accountant and currently practicing in the field of service tax, and he is also well known for his development in service tax. I mean, he has developed certain applications for service tax as well. You must be getting the newsletters where on the back side is what is Dost. So he has developed a software Dost, which is being advertised there. So with this, I would request Vikas to please take us through the relevance of current assets and current liabilities in service tax, and take questions as much as possible. So wish you all the best. गुड इवनिंग। काफ़ी अच्छा सेशन रहा हम लोगों का, और आज तक मैं आप लोगों के सामने जैसे आप बैठते हो ना वैसे मैं बैठूंगा। यार फर्स्ट है सेमिनार है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ सी इंस्टीट्यूट में। जब मैं स्पीकर की तरह आ रहा हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ कि सी इंस्टीट्यूट मेरे को अलाउ कर रहा है। नहीं Just for your information that you keep on encouraging the young speakers to come out. Shivani is one of the examples. I mean, I think she has been now almost 4 to 5 years in competition. Since 2008. 2008. So now she is being considered as a very leading, I mean, one of the leading speaker on service tax and all. So I can see there are a couple of young chartered accountants sitting out here. Those who could come forward and feel that you can come out as a speaker. Please let us know. We will project you the way we are projecting because. So don't be nervous. I mean, you have the full audience with you. We will keep on supporting you for the next 1 hour. फिनांस एक्ट क्या पास हो गया है क्या? नहीं, फिनांस एक्ट पास नहीं हुआ है, लोकसभा से पास हो गया है। प्रेसिडेंट का एसेंट बाकी, प्रेसिडेंट साहब थोड़ा घूमने गए हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा लाइट मूड में है, तो 5-1 मिनट का समय दीजिए, फिर मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, फिर आप लोग के क्वेश्चंस आराम से मैं ले सकता हूँ। ऐसा है कि शिवानी जी का डेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ मैंने आज सीखा उनसे भी। जीएसटी पे काफ़ी कुछ था। तो हम लोग कुछ ऐसा है कि मेरे को लगता है कि जो सेकंड सेशन होता है ना थोड़ा बोरिंग होता है, हम लोग को नींद आने लगती है, बोर होने लगते हैं। तो मेरा सेशन भी वैसा ही है। तो हम लोग कुछ लाइट मूड्स की बात करते हैं जहाँ पर कुछ हंसी मजाक हो जाए। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। अपना टॉपिक है रेलिवेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इन सर्विस टैक्स। जैसे शिवानी जी कह रही थी कि सर्विस की जो डेफिनेशन थी अपने जो पहले का डिजाइन में वहाँ डिफाइन नहीं था। फिर सेक्शन अपने जो 2012, तो मैं बोलता हूँ कि 1994 में सर्विस टैक्स आया। 2012 में चेंजेस आए। जैसे होता है ना 18 साल का बच्चा हो जाता है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। तो उसी तरीके से सर्विस टैक्स भी बड़ा हो गया। पहले वो लिमिटेड बात करता था, फिर उन्होंने कहा निगेटिव रिस्क का डिजाइन आ गया। और जब 21 ईयर्स का हो जाता है तो शादी ब्याह की बातें और अलग घर की बात होने लगती है। तो वैसे ही 2015 में 21 साल का हो रहा है तो हम लोग जीएसटी की बात करें, सर्विस टैक्स बोलता है भैया मेरे को आप लोगों के साथ नहीं रहना है। तो ऐसा ही कुछ है। तो सर्विस की जो डेफिनेशन है, थोड़ा सा मैं बॉलीवुड से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ सर्विस को। सर्विस टैक्स जो है आज के दिन में हर चीज़ पे एप्लीकेबल है। जिस चीज़ को आप सोच सकते हो और बदले में कुछ भी ट्रांजेक्शन है जहाँ लेन और देन है, मारवाड़ी भाषा में अगर लेते हैं और देते हैं तो भैया सर्विस टैक्स भी लग सकता है। तो वी हैव टू केयरफुल कि क्या किस पे लगना है और किस पे नहीं लगना है। रिसेंटली मैं देख रहा था कि अपने जैसे क्या होता है ना कि हर एक्टिविटी फॉर ए कंसिडरेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर ए कंसिडरेशन सर्विस। कुछ भी अगर हम कुछ भी करते हैं या कुछ नहीं भी करते हैं और उसके लिए अगर हमको कुछ मिलता है तो सर्विस है, अनलेस specified in negative list, excluded specified in exempted list or excluded from the definition of service. For example मैं आपसे बात करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, शिवानी जी बोल रही थी कि अपने यहाँ पे अगर अपने डेलिब्रेशन दे रहे हैं बदले में अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो सर्विसेज के दायरे में है। तो मैं सवेरे आज देख रहा था कि कोई केस लॉ था कि एक मैडम है जिनको एलिमनी मिला और वो बोली कि भैया हमको मंथली पैसा मिलता है, हमको मंथली नहीं चाहिए, आप मेरे को एक साथ दे दो। हस्बैंड बोला अच्छा रोज के कष्ट से अच्छा एक बार में दे दो। तो कोर्ट में जजमेंट जाता है, उस पर इनकम टैक्स की बात हुई कि जो उसको वन टाइम कंपनसेशन मिला उस पर इनकम टैक्स है या नहीं है। तो ये बात होने लगी उस पर इनकम टैक्स कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये सब कुछ ठीक है, सर्विस टैक्स में इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। सर्विस टैक्स में भी आज जब बात हो रही है ट्रांजेक्शन अमाउंट इज मोर देन 10 लाख
तो क्या वो सर्विस टैक्स के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं उसको स्टडी कर रहा था, तो फिर इमीडिएटली अपने सब यही बोलते हैं कि भाई नहीं आएगा, बिकॉज इन रिटर्न आपको कुछ देना था। शादी कोई मैरिज को ये सोच के तो नहीं होता है ना कि भाई हमको कुछ मिलेगा या मेरे को डिवोर्स करना है। हर आदमी अच्छे एक्सपेक्टेशंस की करता है कि हमको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, हमको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। तो एलिमनी पे ऐसा एक एजुकेशनल गाइड में भी लिखा हुआ है कि सर्विस टैक्स जो है बिकॉज फॉर ए कंसिडरेशन नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मैंने सोचा कि जुदाई पिक्चर देख लेते हैं, जिसमें श्रीदेवी जो है उर्मिला मातोंडकर को, अनिल कपूर को बेच देती है और बदले में उसे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो वो क्या फॉर ए कंसिडरेशन क्या था? क्या हम लोग उस पर सर्विस टैक्स की बात कर सकते हैं? अब वो तो मैंने परसेप्शन की बात है। इन रिटर्न तो उसको 1 करोड़ मिला है और बदले में उसने अपने हस्बैंड को दिया है। ठीक है, एक बार होता है वॉलंटरी, आप दोनों की नहीं बन रही थी तो डिवोर्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों की बन रही थी, लेकिन रुपए के लिए आपने नहीं दिया, आपने अपने हस्बैंड को उर्मिला को दे दिया, तो उसमें क्या होगा? ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल शायद एग्रीमेंट साइन होते हैं, मूवी में दिखाता है और लास्ट में जाफरी उसको लेके फाड़ देते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भी बनता है कि आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स दोगे, बदले में मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगी। तो समथिंग फॉर ए कंसिडरेशन तो है। तो हम लोग ये मानते हैं कि चलो इस पे सर्विस टैक्स लग सकता है, फॉर ए कंसिडरेशन की बात करते हैं, तो हमको एक्सक्लूजन मिल सकता है कि हम ये चेक करते हैं। तो फिर मैंने देखा चलो सबसे पहले अपने डेफिनेशन देखते हैं कि अनिल कपूर क्या गुड्स हो सकता है? गुड्स की डेफिनेशन है कि वो टचेबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो अनिल कपूर जो है गुड्स की डेफिनेशन को चल अपने मानते क्वालिफाई कर जाता है। अब चेंज इन टाइटल, तो सर्विस टैक्स में एक्सक्लूजन है कि चेंज इन टाइटल ऑफ मूवेबल गुड्स इन एनी सेंस जो है सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आता है। तो क्या वो श्रीदेवी की प्रॉपर्टी था कि उसकी माँ की प्रॉपर्टी था कि उसके बच्चों का? तो चेंज इन टाइटल, तो ऑनरशिप तो शायद श्रीदेवी के पास भी नहीं थी, वो उसको एंजॉय कर रही थी उसके साथ को। तो शायद हम लोग वहां पे इसका एक्सक्लूजन क्लेम नहीं कर सके, चेंज इन टाइटल ऑफ मूवेबल गुड्स। फिर कभी इन दिनों पिक्चर आई थी डोली की डोली, क्या वो दिखा रहा था ना, वो उसमें अनिल कपूर की सोनम कपूर रहती है, रोज रोज शादी करती है। ट्रेडिंग इन गुड्स भी नहीं हो सकता है, तो मैंने अपने नेगेटिव लिस्ट में भी नहीं ले सकते हैं, और ऐसा कोई हमको एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एक्सक्लूजन लिस्ट में भी नहीं मिला है। तो शायद अगर कोर्ट में जजमेंट जाए तो कोर्ट ये बोल सकता है कि ये परसेप्शन की बात है और यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, एक बंदे दूसरे बंदे के संग ट्रांजेक्शन कर रहा है, भले वो लीगल हो या इलीगल हो, और बदले में वो अपने हस्बैंड को दे रही है। तो अभी हम लोग की डेफिनेशन है डिक्लेयर्ड सर्विस में, ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, नॉट टू डू एन एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। हम कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो भी डिक्लेयर्ड सर्विस हो सकती है। तो एक इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो है फ्यूचर्स में आने के चांसेस हैं। अब अपने काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, मैं आ जाऊंगा थोड़ा सा लाइट मोड में लेने के बाद रेलिवेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज पे आते हैं। अपने एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर बोलता है कि भाई मेरे को चले जाना है, और बदले में उसको कंपनसेशन मिलती है फर्म को छोड़ने की, तो उस पर सर्विस टैक्स का ऑब्लिगेशन आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आ भी सकता है। सिमिलरली अगर दो भाई एक बिजनेस में पार्टनर हो और एक भाई दूसरे भाई को पैसे दे, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि सर्विस टैक्स अब हमारे लाइफ से जुड़ गया है, इसको आप कहीं भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हर जगह कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई ये जो एक्टिविटी तो हो जा रही है, ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व है, भाई ये नेगेटिव लिस्ट में है कि नहीं, एक्सक्लूजन लिस्ट में है कि नहीं, या एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में है कि नहीं है तो भैया एक बार चेक कर लो, उसमें सर्विस टैक्स आ सकता है। एक डिक्लेयर्ड सर्विसेज में होना जरूरी नहीं है, तो जैसे आपने बोला कि एग्जेम्पशन में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है और गुड्स नहीं है तो सर्विस टैक्स लगेगा। तो डिक्लेयर्ड सर्विसेज का मैडम जैसे शिवानी जी बोल रही थी अपने को, डिक्लेयर्ड सर्विसेज में उन एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है। यहाँ कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड हुए हैं
कि भाई इसमें सर्विस टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे कि हमने रेंटिंग ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी के लिए बोला कि भाई जो रेंटिंग है ये स्टेट का टैक्स है, स्टेट के पास पावर है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया। तो उस तरीके से एक्टिविटीज आपकी डिफाइन की गई डिक्लेयर्ड सर्विसेज में, वो आप चाहें या ना चाहें, आप माने चाहे नहीं माने, अगर आप उन एक्टिविटीज को कर रहे हो, एग्जीक्यूट हो रही है, तो उस पर सर्विस टैक्स है। सर प्रैक्टिकल प्रोसीजरल क्वेश्चन है सर, मैंने जो एक सर्विस दिया जिससे आप जैसे बोल रहे हो शायद सर्विस टैक्स लग सकता है, शायद नहीं, मैंने लगेगा तो शायद नहीं लगेगा, शायद मतलब आई एम नॉट श्योर। तो बाद में मुझे पता चला कि लगना है, तो सबसे पहले तो मैं ST1 अप्लाई कर दूँ, मुझे ST2 मिलेगा। तो अगर वो 120 सर्विसेज के कैटेगरी के अंदर मैं नहीं फॉल करूँगा तो मुझे कैसे ST2 मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप बोलो Sorry, you can take that question. See, there are 190 taxable services and the 120 of these other taxable services which have not been defined in the 190. Say for example, services of an actuarian, या जैसे इन्होंने अभी कहा services where you actually an activity of refraining from doing an act or an obligation to do an act which was earlier not in the service tax regime. So 190 odd taxable services like that of business auxiliary services, chartered accountant, cost accountant, they still exist. For all these other activities which were initially not covered is now put under 120th taxable service category, which is other taxable services. So that will fall under 120th category. तो यहाँ पर एक अच्छा आप लोग मैंने प्लानिंग कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको लगता था कि जो प्री नेगेटिव ईरा जुलाई 2012 के पहले टैक्सेबल नहीं था, और आपको अचानक लगता है कि अब तो टैक्सेबल हो सकता है, और आप उसकी क्लासिफिकेशन 119 कैटेगरी में मत कर दीजिएगा। सपोज कीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी आपको पता चला कि ये तो सर्विस टैक्सेबल नहीं थी, और बाद में आपने उसको बिजनेस एक्सुलरी सर्विस में आपने सर्विस का रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो आप फिर ये प्ले नहीं ले पाएंगे कि भाई ये सर्विसेज पहले तो टैक्सेबल थी नहीं, बिकॉज वो सर्विस तो पहले से टैक्सेबल थी। तो हम लोगों के लिए एक अच्छा रहता है कि अगर आपको ये पता लग रहा है कि आपने पहले नहीं दिया, कंफ्यूजन है, तो नॉट टेक रजिस्ट्रेशन की क्लासिफिकेशन तो आप अपने हिसाब से कर उसको डिस्प्यूट ऑफ फ्यूचर में कर सकते हो। तो 119th जो शुरू की कैटेगरी है उसमें नहीं लेके आप 120th कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लीजिए, एक अच्छा प्लानिंग है। इसमें आप ये बोल सकते हैं मेरे को लगा नहीं था, इंटरप्रिटेशनल इशू आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब सेकंड चीज आती है कि हम लोग जो है रेलिवेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इन सर्विस टैक्स। आज के दिन में जितनी भी सर्विस टैक्स में ऑडिट होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, असेसमेंट प्रोसीजरल्स आप सबको जानते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे रिटर्न फाइल होते हैं, रिटर्न फाइल होने के बाद क्या हम लोगों को क्लाइंट को सजेस्ट करना है। बट प्रॉब्लम्स आती है कि जितनी भी बैलेंस शीट्स बनती है ना, काफी हद तक आज भी इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से बनती है। कुछ साल 2 साल से हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देने लगे हैं कि सर्विस टैक्स को हम लोग उसको चेक करें कि भाई सर्विस टैक्स का हम कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर्विस का जो रिकॉन्सिलेशन जो टर्नओवर दिया हुआ अपना पीएल अकाउंट में, वो अपने सर्विस टैक्स रिटर्न के टर्नओवर से मैच करता है कि नहीं करता है, अपने रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो अपने थोड़ा सा सेल्स के पीछे जो रेवेन्यू का फिगर है ना, वहाँ पर अपने ध्यान देने लग गए। जब अपना एक्सपेंडिचर साइड आया रिवर्स चार्ज से, रिवर्स चार्ज 2004 से नया तो है नहीं, लेकिन जब 2012 में काफ़ी बड़े रूप में आया तो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर साइड पे भी ध्यान देना चालू कर दिया। तो हम क्या करने लगे, जो ऊपर से देखते हैं, अच्छा इस पर सर्विस टैक्स नहीं देना है तो चलो जनरल एक्सपेंसेस में घुसा दें। अच्छा इसको अपने काम करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट की फीस पे तो वो लेगा, चलो लीगल फीस है, प्रोफेशनल फीस तो एडवोकेट की है, चलो उसको अपने लीगल फी में नहीं दिखा के आप इसको जनरल एक्सपेंसेस में दिखा दीजिए। तो हम लोग कुछ प्लानिंग जो है एक्सपेंडिचर साइड पे भी कर रहे हैं। लेकिन जब ऑडिट हो रही है या इन्वेस्टिगेशन है, सर्विस टैक्स में असेसमेंट बोल के कुछ है नहीं, फिर भी वो असेसमेंट करते हैं, जिसको वेरिफिकेशन बोलते हैं। भाई हमारे पास पावर है कि हम आपकी बुक्स को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो लिखते हैं सेल्फ असेसमेंट। आप ये बोलते हैं ना सेल्फ असेसमेंट मेमोरेंडम फाइल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में असेसमेंट वो नहीं करेंगे, वो उसको वेरिफिकेशन बोल दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि जो वेरिफिकेशन बोल रहा है उसके साथ आप हम में से कोई भी आदमी जो सेल्फ असेसमेंट मेमोरेंडम है ना उसको पढ़ता नहीं है। मैंने काफी लोगों से बात की है, और जब डिस्प्यूट्स होते हैं, डिफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट्स आती है, तो मैंने बोला भाई आपने तो वहाँ पे टिक किया है,
आपने क्या ध्यान दिया है, उसमें एक सेल्फ असेसमेंट मेमोरेंडम में लिखा रहता है कि भाई मैं जो रिटर्न फाइल कर रहा हूँ एज पर द डाटा और डॉक्यूमेंट डाटा डिराइव फ्रॉम माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम में से कोई, क्योंकि अपने क्या देखते हैं, जब तक टिक करेंगे नहीं रिटर्न अपलोड होगा नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन बिना पढ़े, जैसे अपने कोई भी वेबसाइट्स पे जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड, तो उसी तरीके से हम लोग रिटर्न को टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़े बिना हम रिटर्न को अपलोड कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर इनकम टैक्स बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, इफ योर टर्नओवर इज अप टू 1 करोड़ देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप 8% की प्रॉफिट दिखा दीजिए, नेट प्रॉफिट, और हमको कुछ नहीं देना है। तो आपका टर्नओवर 60 लाख रुपए, आपने 4.5 लाख रुपए दे दिए, 4,80,000 का इनकम दिखाया, उसमें जो टैक्स 2.5 लाख की छूट, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, जरा वो टैक्स अपना। और जब सर्विस टैक्स वाले बुलाते हैं उसको बोलते साहब ऐसा है कि हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करते हैं, आप देख लीजिए हमने इनकम टैक्स में। तो वो जो एग्जेम्पशन है वो फॉर द पर्सपेक्टिव हो या फॉर सिर्फ इनकम टैक्स के एंगल से, हम इसका बेनिफिट सर्विस टैक्स में नहीं क्लेम कर सकते हैं। हम ये ग्राउंड नहीं ले सकते हैं कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की। वो ग्राउंड सिर्फ आप ले सकते हो जब आपकी इनकम टैक्स पे स्क्रूटनी असेसमेंट होती है तब। हम क्या करें सर्विस टैक्स में 60 लाख। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपको इसमें एक और चीज होती है, आपको ध्यान है कि हम लोगों को एक EXP फॉर्म भरना पड़ता है। अगर हम कोई एक्सपोर्ट के समय में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का पेमेंट करते हैं तो हर 6 मंथ्स पे विद इन फोर्टनाइट 15 दिन के भीतर अपने को EXP फॉर्म भरना पड़ता है, जिसकी बेसिस पे एक्सपोर्टर जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे जो सर्विस टैक्स बनता है उसका वो पेमेंट नहीं करता है। और कई बार क्या होती है, हम लोग 15 तारीख के बजाय उसका रिटर्न जो है 16, 17 या 18 को फाइल कर देते हैं। सर्विस टैक्स ऑफिसर बुलाता है, हम उसके पास जाते हैं, सर क्या फर्क है, ये तो रेवेन्यू न्यूट्रल है, हम 15 तारीख को फाइल कर रहे थे। और एग्जाम्पल इनकम टैक्स का, सर 15G 15H है इनकम टैक्स में, क्योंकि अभी तक हम लोगों के माइंडसेट से इनकम टैक्स पूरी तरीके से गया नहीं है। आज भी ऑडिटर जो है इनकम टैक्स की जो ऑडिट करता है वही ऑडिटर है, बाकी हम लोग कंसल्टेंट ही है। हम उसका एग्जाम्पल भी ये बोलते हैं ना, सर 15G में क्या देखिए आप, क्योंकि हम सर्विस टैक्स की बात नहीं कर रहे। 15G में सर आपको अगर हम आज दे रहे हैं या 2 दिन बाद दे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको तो टैक्स मिलना नहीं था और आज भी नहीं मिलना, कल भी नहीं मिलना है। ऑफिसर बोलता है नहीं साहब हम तो आपको टैक्स डिमांड करेंगे, आप नहीं मानते हो, डिस्प्यूटेड हो जाता है। कई बार हम लोग क्या होता है ना, ऑफिसर को सिर्फ पैसे लेने की आदत होती है, वो परेशान करता है जी मान जाएगा, उसको तो पैसे चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, चलो अच्छा परेशान कर रहा है, छोड़ यार, बहुत लोग हैं, 10 कस्टमर हैं, तो 2 को यार परेशान मत करो, 2 को चार्ज करो। उस EXP फॉर्म में नीचे में लिखा होता है कि अगर मैं टाइम से रिटर्न EXP फॉर्म फाइल नहीं करूंगा तो वो इनवैलिड है। शायद हम लोग उसको भी नहीं पढ़ते और साइन करके दे देते हैं, और वहाँ पे कोई कॉन्डोलेंस लेटर या 3 दिन का डिले हो गया है तो इसमें डेफिनेटली आपका जो केस रहता है सो को डिमांड की जाती है, तो हम लोग केसेस ऊपर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा अपने को, मिलेगा। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देते, सर सब्सटेंसिव बेनिफिट कुड नॉट बी डिसअलाउड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोसीजरल लैप्सेस। अब वो डिपेंड करता है कि ट्रिब्यूनल में कैसा जज है, वो अपनी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि हम लोग जो हैं, चाहे सर्विस टैक्स की बात करें, चाहे गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें, चाहे इनकम टैक्स की बात करें, तो जो सबसे नीचे है ना उसको पहले पढ़ लें। जैसे हम लोगों की आदत है कि जैसे वेबसाइट पे जाते हैं, कहीं लॉगिन करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बिना देखे अलाउड, मैं भी शामिल उसमें। तो कम से कम उससे बचने की कोशिश करें, मैं नीचे से पढ़ना चालू करें। या जो MBA के स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम जब मैंने MBA हमारे दोस्त पढ़ते हैं तो बताते हैं उनका स्कीमिंग पढ़ाया जाता है कि हर पैराग्राफ का पहला लाइन और लास्ट लाइन बीच की उड़ा दी जाती है। तो उस तरीके से सर्विस टैक्स में तो 2 लाइन की डेफिनेशन ही है, तो उसको आप उड़ा भी नहीं सकते हो। तो लेकिन आपको ये मेरा सजेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर्स का, मैंने जितने भी केसेस हैंडल किए हैं,
मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई थियोरिकल नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई बैकग्राउंड मटेरियल नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो किए और ये अपॉर्चुनिटी देती है चार्टर्ड अकाउंटेंट को दो जगह से। अगर मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं मेरे क्लाइंट से फीस चार्ज कर सकता हूँ, और अगर मैं जॉब में हूँ तो बॉस को इम्प्रेस कर सकता हूँ कि सर देखिए मेरे को पता, आप देखे नहीं थे इतने साल तक। छोटी छोटी चीजें बदल जाती हैं। तो कुछ एक मैंने, आप ये ग्राउंड कभी भी मत लीजिएगा कि रेवेन्यू न्यूट्रल है या सर्विस टैक्स में लिखा हुआ था। सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स में बहुत बड़ा फर्क है। इनकम टैक्स में कुछ भी होता है तो 1 साल की स्क्रूटनी होती है। आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है, आप एक अपने नीचे से आज भी बैलेंस शीट बनती है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितना प्रॉफिट दिखाना उतना ही दिखाते हैं। जब तक कि इस साल जैसा कुछ इनकम टैक्स में हुआ कैपिटल एडिशन वैसा नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक आईटीओ क्या बोलेगा, थोड़ा बहुत एड बैक कर दो। थोड़ा बहुत अगर अपने एड बैक कर भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी प्रॉफिट पे नहीं आता है या हमारे एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं आता है। लेकिन सर्विस टैक्स में जब भी बात होगी 5 साल की बात होगी, टर्नओवर की बात होगी, टर्नओवर पे टैक्स की बात होगी, टैक्स पे इंटरेस्ट की बात होगी जो अभी बतला रही थी 18, 24, 30 और पेनल्टी अप टू 100%। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपका टर्नओवर जितना है उतना ही आपकी डिमांड खड़ी हो जाए। तो जैसे सब बोलते हैं ना अडानी और अंबानी, अभी बहुत पॉपुलर वर्ड है, तो अडानी और अंबानी की भी औकात नहीं होगी कि उसकी जो डिमांड है उसको वो पेमेंट कर सके। हर आदमी, मुझसे एक बार पूछा गया कि साहब क्या फर्क पड़ता 100 रुपये में। हो सकता है मुझे 100 रुपये में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1000 में पड़ता होगा और किसी को लाख में पड़ता होगा, लेकिन फर्क तो सबको कहीं ना कहीं जाके पड़ता है। हम लोग के पापा एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते थे, बोला बेटा ऐसा है ना, जब किसी को 10 रुपये मिलता है तो किसी गरीब को दे देगा, 100 मिलेगा तो मंदिर में चढ़ा के आ जाएगा, लेकिन मेरे को अगर 1000 मिल जाएगा ना पॉकेट में रख लूंगा क्योंकि मेरा 1000 तक ईमान नहीं डोलता है। तो परसेप्शन की चीज है, लेकिन परसेप्शन को टैक्स में नहीं लाना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि बिकॉज ऐसा ही सब समय चलता रहा है और ऐसा ही सब समय चलेगा। टैक्स जो है प्रैक्टिकल सेंस में सर्विस टैक्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसीलिए हैं कि वहां बहुत कुछ चीजें लिखी भी नहीं। जब बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं होता है तो हम लोग बहुत सारी बातें सर्विस टैक्स ऑफिसर से कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से कर सकते हैं, और हम क्लाइंट से या अपने ऑफिसर से जितनी बात करेंगे अपना काम उतना बढ़ेगा। प्लीज प्लीज सर, मैं टॉपिक में आ रहा हूँ सर। मैं इसके लिए मैं आपको बता था कि ये जो बता रहा प्रैक्टिकल में बता रहा था कि जो रेलिवेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, मैं आपको बता था कि सर्विस टैक्स ऑफिसर अपने को कितना परेशान कर सकता है। करंट एसेट्स में अपने अगर बात करेंगे तो टीडीएस की बात होती है, और करंट लायबिलिटीज में अगर अपने बात करेंगे तो एडवांस की बात होती है। अभी आज सुबह एक हम लोगों के ऑफिस में एक जजमेंट केस आया जहां पर एक होटल है, बड़ा होटल है, वो अपने एडवांस का पैसा लेता है जब वो मंडप को अपने होटल में जो बैंक्वेट हॉल को बुकिंग करता था 2006 में, और जिस दिन इवेंट होता था उसकी जो नेक्स्ट ड्यू डेट होती थी वहां पे जाके वो टैक्स को पेमेंट कर देता था। तो उसका ये कहना था कि बिकॉज सर हम ये जो पैसा ले रहे हैं एडवांस में, ये हमारा एश्योरेंस अमाउंट है कि वो बुकिंग को कैंसिल नहीं करेगा। डिपार्टमेंट बोलता है कि साहब ऐसा है कि सर्विस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड है, और आपको जब एडवांस मिल जाता है तब भी आपको सर्विस टैक्स देना है। उस बेसिस पे अगले की सर्विस टैक्स की, लेकिन जब उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया तो उनकी कोई सर्विस टैक्स का ड्यू तो निकला नहीं, बिकॉज स्कूटनी जो आती है 6 महीना साल भर बाद आई, तब तक उनका कोई ड्यू था नहीं क्योंकि इवेंट हो चुके थे, उन पैसे पे और सारा का सारा टैक्स दे चुके थे। तो वो दे आर वेरी श्योर कि अब मेरा कोई लायबिलिटी नहीं आएगा बिकॉज टैक्स अमाउंट इज 0। डिपार्टमेंट ने उनको इंटरेस्ट डिमांड किया कि आपने टाइम से एडवांस का पेमेंट नहीं किया। डिपार्टमेंट ने पेनल्टी को डिमांड किया कि आपने टाइम से टैक्स को पेमेंट नहीं किया। अब ये एडवांस का जो फिगर है ये करंट एसेट से, आपकी करंट लायबिलिटी से आ जाता है। तो वो क्लाइंट क्या करेगा, उसकी ऑर्डर पास हो चुका है कि इनको 3 लाख के करीब इंटरेस्ट देना है, और 76 में आपका जो इंटरेस्ट होता है 200 रुपया पर डे और 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ,
आपको विच एवर इज हायर, आपको सेक्शन 76 में लाइबिलिटी को कैलकुलेट करनी है और टैक्स को पेनल्टी को देना है। उनका प्ली था कि साहब ऐसा है कि हम लोग जो है ये केस अब रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए एडवांस पे, बिकॉज आप 5 साल बाद बोल रहे सपरेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, सपरेशन ऑफ फैक्ट होना चाहिए 5 इयर्स के लिए, हम क्या करें। तो सेक्शन 76 बोलता है कि सपरेशन की बात कब होती है, जब टैक्स ड्यू निकलता है। डिपार्टमेंट ने कहा कि सर आपका कोई टैक्स ड्यू नहीं था, आपकी सारी चीजें आपने टाइम से पेमेंट कर दी, टाइम से नहीं पेमेंट कर दिया, तो आपका कोई भी टैक्स पेमेंट पेंडिंग नहीं निकल रहा था, बट इंटरेस्ट हम कभी भी आपसे डिमांड कर सकते हैं, उसके लिए हमारी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो 5 इयर्स का 2006 से 2019 का केस अभी सेटल्ड होता है कल मार्च 2015 में, 5 साल बाद, तो उनको इंटरेस्ट का डिमांड किया था, अब उनसे मांगी जा रही है पेनल्टी। सेक्शन 76 में अब मेरे को पेनल्टी दो, क्लाइंट क्या करेगा, एडवांस पे उन्होंने जो टैक्स नहीं दिया है, तो पेनल्टी क्या है, सेक्शन 80 का विवर हो गया इस बजट से। मैंने अपने जो रीजनेबल कॉज दिखाते थे ना कि अगर रीजनेबल कॉज है तो हम लोग पेनल्टी जो वेव कर सकते हैं, तो वो नहीं है, यानी उनको जो पेनल्टी का विवर लेना पड़ेगा कि उनको लेना पड़ेगा कि कुछ ग्राउंड दिखा कि सेक्शन 76 जो इम्पोज किया गया है वो ही सही नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट या ट्रिब्यूनल ये प्लीज ले सकता है कि साहब सेक्शन 76 में सेल वर्ड यूज किया गया है। सेल का मतलब होता है ऑब्लिगेटरी, मतलब यू आर बाउंड टू पे पेनल्टी। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि हमारा जो करंट लायबिलिटीज, डिपार्टमेंट आपसे जब ऑडिट होता है तो आपसे एक एनेक्सर 6 फिलअप करने के लिए बोलता है, उस एनेक्सर में आपसे एडवांस के फिगर भी मांगे जाते हैं। तो ये जो फिगर है, मैं इसलिए बोला था कि जो करंट लायबिलिटीज के फिगर हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड, हम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग बोलते नहीं साहब ऐसा है कि ये एडवांस भी वन शॉर्ट ऑफ लोन है, हम लोग उसको एडवांस को लोन बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि ये जो है फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा और ये हम लोगों के आपसी एडजस्टमेंट का है। डिपार्टमेंट जब पेपर मांगता है तो हम लोग आपस में टैली से या जो भी हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेल से जो भी रहता है, हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, दोनों पार्टी साइन करते हैं और दे देते हैं। तो क्या लोन एडवांस में दिखाया जा सकता है? क्या लोन और एडवांस एक चीज है? तो हम जब बैलेंस शीट फाइल कर रहे हैं, अगर हमको लगता है कि ये लोन है, तो आपकी जो करंट लायबिलिटीज का जो फिगर होता है उसमें आप लिखिए शॉर्ट टर्म लोन, आप उसको एडवांस के संग या करंट लायबिलिटीज में उसके अंदर नहीं घुसाइए कि भाई एडवांस लोन एक हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन में लिमिटेड चीजें, आपकी जो बैलेंस शीट देखी जाती है, खाली आपका पीएल अकाउंट नहीं देखा जाएगा, आपका बैलेंस शीट भी देखी जाएगी। अब ये क्वेश्चन आएगा साहब ये लोन तो है, फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्या फर्क पड़ गया? एक कुछ दिन पहले एक जजमेंट आया था आपका रिलायंस के ऊपर, 4-6 महीना में डेट आपको नहीं बता सकता हूँ, मोटा मोटी ऊपर की चीज बता रहा हूं आपको मैं। रिलायंस टेलीफोन की केबल्स बिछा रहा है, एक नई कंपनी लेके आता है, उस काम को करने के लिए उसे 1000 करोड़ रुपए की दरकार है। वो अपनी होल्डिंग कंपनी से 1000 करोड़ रुपए लेता है। इन द मंथ ऑफ मार्च 2014, अपने एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, वो पैसे को लेके रखता है और सितंबर 2014 में वो पैसे को लौटा भी देता है। नवंबर 2014 में वो कंपनी जिससे 1000 करोड़ रुपए का लोन ली थी, उससे एक अरेंजमेंट करती है कि वो अपनी सारी सर्विसेज की बिलिंग उसके थ्रू रूटेड करेगी। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि साहब ऐसा है कि ये जो पैसा आपको मिला था वो एडवांस था और आपको उस वक्त पे सर्विस टैक्स दे देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। तो वही एज यूजुअल हम लोग बोलते हैं सर वो एडवांस नहीं था, लोन था, इसका आपस में कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई लिंक नहीं है और आप इसको बेवजह आप इसको यहाँ पे इंक्लूड मत कीजिए। डिपार्टमेंट बोलता है कि साहब ऐसा है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको वो इन्फ्लुएंस करता है। आपको जो 1000 करोड़ रुपए जो मिला, ये सब इमेजिनरी फिगर की बात हो रही है,
1000 करोड़ आपको जो है उस पर जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, आपने जो इंटरेस्ट सेव किया है उससे यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो ट्रांजैक्शन प्राइस आपकी कम बेसी हो रही है और हमको उस पर जो सर्विस टैक्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अब डिस्प्यूट जो हो रहा है, कोर्ट में गया डिस्प्यूट्स की भाई ये एडवांस है कि लोन है, तो डिपार्टमेंट बोलता है कि चलो आप मान लिया आपकी बात की लोन है, ठीक है, तो अगर ये लोन होगा तो हम लोग उसको डिस्क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे बैलेंस शीट में। चलिए हम आपका नोट्स ऑन अकाउंट जाके देखते हैं या हम आपकी कारो रिपोर्ट देखते हैं, वहां पे कारो रिपोर्ट में लिखा होता है ना साहब कि आपने सेक्शन 301 कंपनी से, बोले सर आपका ऑडिटर लिख ही नहीं रहा है। नोट्स ऑन अकाउंट्स में हम लोग रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में जाते हैं, वहां दिखाई नहीं दे रहा है। बट इस केस में एक आराम क्या हुआ, चाहे जो भी एडजस्टमेंट था, कि प्रिंसिपल कंपनी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लोन के रूप में दिखा दिया था, तो मैटर जो है सलमान की तरह डिस्प्यूटेड में चला गया कि भैया लोन भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा ये एक नुकसान है। इसीलिए आप कभी भी अगर लोन है अपने क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए कि अगर एडवांस है और अगर आप इसको लोन बोलना चाहते हैं तो उस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर रखिए और टीडीएस जरूर काटिए। टीडीएस कटना नहीं कटना लगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब आप इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं, अभी ये समस्या क्यों आ रही है। पहले सर्विस था, पहले लिखा होता सर्विस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड, अभी वर्ड्स आ गया सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। एक वर्ड छोटा सा लिख दिया, एग्री टू बी प्रोवाइडेड। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आप एग्री करते हैं कि फ्यूचर में किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बदले में आपको कुछ मिल जाता है या आपको मिलता नहीं है लेकिन आप रेवेन्यू आप इनवॉइस रेज कर देते हो, तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में आपकी लायबिलिटी अराइज कर जाती है, क्योंकि आपने एग्री कर दिया। यही एक प्रॉब्लम आती है आपके रियल एस्टेट वाले बोलते हैं साहब ये है तो इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी है, पता नहीं पैसा लौटाना पड़ेगा, फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब पैसा व्यापार करना है बिजनेस करना तो पैसा कहां से लाए, बैंक वाले देते नहीं है। अगर हम इसको सर्विस टैक्स नहीं देंगे, क्या वो एग्री नहीं कर, उनका एग्रीमेंट कैसा बनता है, मैं आपको जो एडवांस दे रहा हूं विद इन 2 years आप मेरे को ये पैसा लौटा देंगे, अगर पैसा लौटाएंगे नहीं तो आप मेरे को इतनी स्क्वायर फुट जगह दे देंगे। माने ये जो एडवांस है ये आपका एडजस्टेबल है, इसको कलरेबल डिवाइस बोलते हैं। अगर ये कलरेबल डिवाइस है, एडजस्टेबल एडवांस है, तो आप इसको लोन नहीं बोल सकते, और जब आपको एडवांस मिल रहा है तब आपको सर्विस टैक्स देना है। प्लीज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जैसे कि अपने कोई भी बायर जितने भी मतलब फ्लैट ओनर्स होते हैं उनसे एडवांस में पैसे लेते हैं, उसके केस में क्या करते हो, अपने बुक्स में लोन दिखाते हैं या एडवांस दिखाते हैं? मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, क्या दिखाएंगे आप। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में क्या होता है साहब, ऐसा है कि एक ट्रांजैक्शंस कहाँ पे ट्रैक हो सकता है, अभी सोचिए। मेरा इस टॉपिक को लेने का पर्पस क्या था, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जो प्रैक्टिकल महसूस किया, जो समझा, वो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी ग्रुप की कलकत्ता में हम लोग स्क्रूटनी को हैंडल कर रहे हैं डीजीसीए में। जब उनसे बात होने लगी कि भाई आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके एडवांस का, तो उनकी बुक्स में पैसा आया, क्योंकि आपको जमीन खरीदनी है, जब आपको लैंड खरीदनी है तो लैंड खरीदने के लिए पैसे चाहिए। पैसे खरीदने के लिए क्या चाहिए, भैया 5 करोड़ रुपए कंपनी ए से ले ले, कंपनी बी को दे दे। अच्छा, कंपनी ए से कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है, सी में रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफर कर कंपनी बी से कंपनी सी, कंपनी सी से कंपनी डी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली क्रेडिट साइड में एक एंट्री हर बुक्स में खड़ी हो रही, 5 करोड़ रुपए की है, बैंक से लोन लेना है, टर्नओवर दिखाना है, एंट्री ले रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। डिपार्टमेंट बोलता है कि ये लोन नहीं है, आप प्रूफ कीजिए कि ये लोन है, एडवांस है, ये एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ फ्लैट नहीं है। तो हम बोले साहब ऐसा है कि ये मान लीजिए एडवांस अगेंस्ट परचेज ऑफ लैंड है, या एडवांस हमको मिला, हमारे पास लैंड है तो लैंड दिखा दो, बुक्स में लैंड ही नहीं है। सर हम परचेज करेंगे, उसके लिए हमने उससे एडवांस लिया, इज इट पॉसिबल, क्या आपका चलेगा?
मेरे पास लैंड नहीं है, मैं उस लैंड को फ्यूचर में परचेज करूंगा, इसलिए आपसे मैं एडवांस ले लेता हूं, बुक्स में लैंड ही नहीं है, तो उस चीज को डिपार्टमेंट नहीं मानेगा। अभी कम से कम मैं बोलता हूं कि ट्रेल आप लोग 2 ट्रांजैक्शन तक जरूर रखिए, एक ऊपर और एक नीचे। सेकंड चीज अपनी आती है एडवांस। एक और क्वेश्चन, जैसे हम लोग जब लैंड बाय करते हैं तो जैसे 20 कंपनीज मैंने खरीदी, उसके सबके नाम में मैंने प्लॉट्स खरीदे, राइट। अब मैं जब सर्विस टैक्स मतलब जो एडवांसेस ले रहा हूँ, मतलब जो लोग फ्लैट परचेज कर रहे हैं वो दूसरा कंपनी के उसमें ले लिया, तब मैं बता सकूंगा कि मैंने ये कंपनी। देखिए मैं आपको बोलूँ, ये डिपेंड करता है कि हमारे एग्रीमेंट कैसे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लैंड सीलिंग एक्ट का बहुत बड़ा झमेला है, 7.5 कट्टा से ऊपर कोई ले नहीं सकता है, छोटे प्रोजेक्ट 100 कट्टे में बनते नहीं हैं। हमको आप 20 कंपनियों की बात करें, मैं 200 कंपनियों के साथ देख रहा हूँ एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें एरिया शेयरिंग एग्रीमेंट है, रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। उन एग्रीमेंट्स में हर एक का अपना अपना इम्प्लीकेशन है, आपको उस इम्प्लीकेशन के हिसाब से आपको आपका एग्रीमेंट डिजाइन करना पड़ेगा। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो पैसा ले रहा हूँ उस पर टैक्स लगना है, कौन देगा, कब देगा। एरिया शेयरिंग है तो डे 1 में लगेगा, रेवेन्यू शेयरिंग है तो बाद में लगेगा। हम क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आपके एग्रीमेंट में, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि हम लोगों में प्रॉब्लम है। मैंने कई बार देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, एडवोकेट का पैसा बचाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा है, कट एंड पेस्ट है कि जैसा एग्रीमेंट पहले हुआ ना सेम एग्रीमेंट लिखते चले जाते हैं। और हम लोगों की आदत इतना मोटा मोटा 200 पेज का एग्रीमेंट बनाते हैं। डिपार्टमेंट या मेरे हिसाब से मेरी जो समझ है कि कोई भी एक्ट आपको 200 पेज का एग्रीमेंट, कोई अपने को एग्जाम थोड़ी ना दे रहा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्लास 8-9 में देते थे कि मोटा मोटा लिखना। आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि आपका इंटेंट क्या है। आप भले 200 पेज का एग्रीमेंट बनाओ, अगर आपको लगता है फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज कर सकता है तो आपके एग्रीमेंट में इंटेंट क्लॉज जरूर होना चाहिए कि इस एग्रीमेंट का इंटेंट क्या है, बिकॉज इंटेंशन ऑफ द एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंटेंशन पे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं हमेशा अपने ऑफिस में देता हूं। परसेप्शन की बात करो कि आप किस परसेप्शन पे जा रहे हो। एक बार ये जो अपने आलू चिप्स लेते हैं ना लेज वाले, उनमें झमेला हो गया। तो अगर आप आलू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एक मैंने इमेजिनरी एग्जांपल्स, मेरे सारे एग्जांपल्स इमेजिनरी हैं, तो वो बोले कि साहब इसमें तो आलू है और आलू पे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और वैट नहीं लगेगा। और वेट डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं साहब ये प्रोसेस फूड है और इस पे हमको 14.5% वेट चाहिए। ये बोलता है साहब 80% तो आपका, 20% तो आलू और 80% हवा है। तो जो भी है, मैंने जो भी है उसके अंदर आलू ही आलू है। तो डिस्प्यूट्स हो गया, वो डिस्प्यूट कोर्ट में जाता है, परसेप्शन की बात हो रही है। जेन्युइन अगर कंपोजिशन देखा जाए उसमें सिर्फ आलू और नमक है, उसको तेल में उबाला हुआ कुछ तेल के कंपोनेंट है और हवा है। तो बच्चों को बुलाया गया और सब बच्चों को एक एक लेज की पैकेट दी जाती है और जज उनसे पूछता है कि साहब ये क्या है। तो सब बच्चे बोलते हैं साहब ये लेज है, ये चिप्स है। एक भी बंदा उसको आलू नहीं बोलता है। तो कोर्ट बोलता है कि सर परसेप्शन ये बोलता है कि ये आलू नहीं है। तो उसी तरीके से मैं अपने हर क्लाइंट्स को या मैं जिन जो भी लोगों के संग जुड़ता हूं उनको बोलता हूं कि आप अगर कोई भी एग्रीमेंट बना रहे हैं, उस एग्रीमेंट में इंटेंट क्लॉज को कम से कम एग्रीमेंट छोटा बनाइए। और अगर आपको बनाना ही है, आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो इंटेंट जो है उसको क्लियर करके पैराग्राफ लिखा होना चाहिए, जिससे कि आप ये बोल सके कि एडवांस है कि लोन है। अब आप बोलेंगे साहब हम लोन ले रहे हैं, लोन में थोड़ी ना एग्रीमेंट बनाएंगे। डिपार्टमेंट को कुछ समझ में नहीं आता साहब, वो आपको बोलेगा आपके पास एग्रीमेंट है राइटिंग में, आपका लोन है कि एडवांस, हमको नहीं पता, एग्रीमेंट दिखाइए। हम लोग तो कभी नहीं सुने कि लोन लेते और देते तो एग्रीमेंट बनता है, बोला हम नहीं जानते साहब। हम तो सिर्फ एग्रीमेंट की भाषा समझते हैं, जबकि हम लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि दो लोगों की अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो उसके लिए एग्रीमेंट का राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट फिर भी इसको नहीं मानता। अगर आपको डिस्प्यूट्स करना है तो आप कर लीजिए। तो मैं बोलता हूँ कि अगर कोई चीज सजाई जा रही है तो उसको ढंग से सजा लीजिए। आप एक एग्रीमेंट का फॉर्मेट बना के पहले ही रख दीजिए। आप ये कोशिश मत कीजिए कि जब डिपार्टमेंट का ऑफिसर आएगा या इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट या असेसमेंट या वेरिफिकेशन होगी तो मैं पेपर प्रोड्यूस करूंगा, उस वक्त हम और बिजी हो जाएंगे। वो काम आप आज डे 1 में कर सकते हो। और आपके जो नोट्स ऑन अकाउंट, चाहे प्रोप्राइटरी फर्म हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो,
उसके जो नोट्स ऑन अकाउंट्स है, उसके नोट्स ऑन अकाउंट्स में आप अपने एडवांस और लोन की बातों को क्लियरली लिख के रख दीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप लिख के देते हो, चार्टेड का सर्टिफिकेट देते हो, तो उसको आफ्टर थॉट बोला जाता है। तो आफ्टर थॉट जो है डिपार्टमेंट जो है उसको कंसीडर नहीं करता है एट द टाइम ऑफ एडजुडिकेशन, या हम लोग जब अपील में जाते हैं तो हम लोग पहले कर सकते हैं। अब इश्यू आता है कि जब लोन और एडवांस से निकलते हो करंट एसेट्स पर अपने आ जाते हैं। जब अपने करंट एसेट्स में आते हैं तो अपने वहां पे लिखा होता है टीडीएस रिसीवेबल, तो मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। प्रॉब्लम्स क्या है कि सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में आज के दिन में कोई भी ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन, असेसमेंट होती है तो बोलता है आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका टीडीएस जरूर कटा होगा, तो आप अपना जो 26 ईयर्स है वो लेके आइए। हम उनको कई बार, कुछ क्लाइंट्स ऐसा होता है कि अभी तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में फिर से सर टीडीएस आ रहा है 1 जून से, तो हम बोलते हैं सर हमारा टीडीएस नहीं कटता है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट आमी बूझी ना, हमको टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए, हमको टीडीएस स्टेटमेंट चाहिए। नहीं कटा तो क्यों नहीं कटा समझाइए। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता, टीडीएस आपका जरूर से कटता है। डिपार्टमेंट क्या है कि अपने सारे डाटा को सेंट्रलाइज कर रहा है। अभी क्या होता है कि हम लोग जो सर्विस टैक्स के रिटर्न में फिगर भरते हैं उसको सेल ऑफ सर्विस बोलते हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जो अपने फिगर देते हैं, जब अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, तो होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विस। उन दोनों का रिकॉन्सिलेशन होता है। अगर उसमें वेरिएंस है तो प्रॉब्लम है। और आप जो फिगर भर रहे हो सेल ऑफ सर्विस का आईटीआर में, उसका रिकॉन्सिलेशन आपके टीडीएस रिटर्न से होता है, और सेल ऑफ गुड्स का फिगर का रिकॉन्सिलेशन आपके वैट रिटर्न से होता है। आप बोलेगा नहीं हमने तो नहीं देखा, तो आप 1 साल का वेट कर लीजिए। ये ऑलरेडी अब जब लोग जाते हैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर, तो तीनों फिगर को साथ लेके जाते हैं। तो आप जब कभी अपना सर्विस टैक्स का रिटर्न फिल्ड अप कर रहे हो तो आप अपना टीडीएस रिटर्न से रिकंसाइल जरूर कीजिए। अब प्रॉब्लम आती है मेरे पास, बॉस मैं अपने हर क्लाइंट को बोलता हूँ कि साहब ऐसा है ना, इट इज बेटर टू फाइल डिलेड रिटर्न इंस्टीड ऑफ रिटर्न टू बी रिवाइज्ड। मैं आउट ऑफ द ट्रैक, मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ, सर टाइम से रिटर्न फाइल करना चाहिए। लेकिन आप सोचिए अगर कोई ऐसा फिगर आ जाए टीडीएस रिटर्न में, क्योंकि तो 15 मई के बाद आएगा, आपने रिकंसाइल किया नहीं है, उसको अब रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवीजन से हमको कोई रिवार्ड नहीं मिलता है। आपको रिटर्न फाइलिंग की फीस नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आप 1000 रुपये देकर उसको फीस समझकर 1 महीना रिटर्न को डिलेड कर लीजिए। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ। कम से कम रिवीजन की दरकार नहीं पड़ेगी। फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया, फर्क तब पड़ता है जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या गलत रिटर्न फाइल करते हैं। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि ऑलवेज फाइल करेक्ट रिटर्न इवन इट इज 1 मंथ डिलेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पता नहीं क्यों क्लाइंट कुछ होते हैं, हमको बोले ठीक है हमको तो करना है, बिल्कुल कर देते साहब। हम तो हमेशा बोलते जो क्लाइंट को पसंद हमको तो वही करना है। लेकिन मैं आपको मतलब क्लाइंट को हम एडवाइस कर सकते हैं, बाकी क्लाइंट की इच्छा पर है। तो टीडीएस का जो रिटर्न होता है ना, उसमें आप फिगर को जरूर से रिकंसाइल कीजिए। अब एक प्रॉब्लम आएगी साहब 194C और 194H। सर मेरा ट्रेडिंग का है, मैं गाड़ियों की ट्रेडिंग करता हूँ, मैं गाड़ी खरीदता हूँ और गाड़ी बेचता हूँ, और ये जो पैसा मिला है ना ये डिस्काउंट है, रिबेट ऑन परचेज। हम जो वॉल्यूम डिस्काउंट परचेज करते हैं ना, वॉल्यूम में गाड़ी परचेज कर ली, स्कीम डिस्काउंट है। तो सर इस पे सर्विस टैक्स कैसे है? अगर इस पे सर्विस टैक्स नहीं है तो फिर आपका 194H में टीडीएस क्यों कटा? क्या आपने अपने प्रिंसिपल्स को कहा कि साहब ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे टीडीएस नहीं होता, आप टीडीएस क्यों काट रहे हो? और 194H बोलता है कि भैया ये जो है कमीशन और ब्रोकरेज है। तो उस पर एक डिस्प्यूट्स खड़ा होता है, वहां पे हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? और हम लोग क्या करते हैं, भाई टीडीएस मिल रहा है, घर में क्लाइंट को नहीं लगता ना, घर में कुछ नहीं रहा यार, 10-5 हज़ार रुपये आ गया कोई बात नहीं है, नहीं तो क्लाइंट से पैसा आएगा ना, उसका क्लेम कर लेते हैं। लेकिन हम 10,000 का बेनिफिट क्लेम करने के लिए 1 लाख रुपए की इनकम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्या? और 1 लाख रुपए पे क्या 12,360 रुपए की सर्विस टैक्स की लायबिलिटी को अपने घर पे नहीं ला रहे हैं क्या?
और उस पर जो डिलेड पेमेंट पे जो इंटरेस्ट और पेनल्टी वो नहीं देना होगा क्या? तो हम टीडीएस रिटर्न से उस फिगर को रिकंसाइल नहीं करते। हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि भाई 194C और 194H में फ़र्क क्या है, 194I और 194J में फ़र्क क्या है। इंटरेस्ट है सर, लेकिन 194C में टीडीएस कट गया, ये कैसा हो? ये पॉसिबल है सर। रेंट है, 194I नहीं है। अब आप बोलेंगे 194I में मैंने कोई कार रेंट पे ली और उसका, या मैंने कोई कार रेंट पे दी। जब हम कार पे रेंट पे देते हैं, अपना रेंट हो गया मान लीजिए 30,000 पर मंथ, 3,60,000 रुपये। 194I में अपना टीडीएस कटता है, शायद 2% रेंटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या जो भी आपके आते हैं। तो हम लोग को उस पर क्या होगा? उस कंडीशन में सर्विस टैक्स लगेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि सर दो तरह की लीज होती है, ऑपरेशनल लीज और फाइनेंशियल लीज। तो सर्विस टैक्स बोलता है कि साहब इस पे वैट तो लगा नहीं, हम सर्विस टैक्स लगा देते हैं। आप बोलेंगे क्या रेंट पे वैट? रेंट पे वैट है अगर वो फाइनेंस, माने थंब रूल पे अगर देखा जाए, अगर वो फाइनेंशियल लीज है तो रेंट पे वैट है। लेकिन जो रेंट की डेफिनेशन बहुत वाइडेड है वैट में। अगर आप किसी को कोई भी गुड्स यूज करने के लिए देते हो, कुछ समय के लिए, सब समय के लिए, पूरे तरीके से या पार्टली और फुल्ली, उस पे आपका वैट लगेगा। ये वैट की डेफिनेशन है। लेकिन उसको हमको काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो हमको बतलाता है कि इस पे वैट लगेगा या सर्विस टैक्स। इस्पात लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का जजमेंट है। तो वहां पे फी सर्विसेज की बात हो गई। तो अपने को जो टीडीएस के रिटर्न्स हैं, टीडीएस का रिटर्न को बहुत केयरफुली आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने सर्विस की डेफिनेशन के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये फिगर्स जो है मेरी सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, तो कम से कम आप जब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें तो आपके जो सर्विस टैक्स के जो रिटर्न है उससे रिकंसाइल जरूर करें। बिकॉज अगर सर्विस टैक्स के रिटर्न में जो फिगर है और इनकम टैक्स के रिटर्न में जो फिगर अगर उसमें वेरिएंस है तो पॉसिबल है कि आपके यहाँ पर वेरिफिकेशन की नोटिस आ जाए। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टर के लिए। ट्रांसपोर्टर में क्या होता है कि काफी सारा अमाउंट है या मैक्सिमम अमाउंट पे कंसाइनर या कंसाइनी जो फ्रेट का पेमेंट करेंगे ना, वही सर्विस टैक्स को देंगे। और हम लोग उस फिगर को सर्विस टैक्स के रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बिकॉज हम लोगों को पता ही नहीं कि इसको कहाँ दिखाना है, क्योंकि अबेटमेंट तो है नहीं वो। और हम लोग क्या है कि हड़बड़ी में काफी सारे लोग जो होते हैं उस फिगर को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। उनका टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ 90 लाख रुपए आपका है, 4 करोड़ 80 लाख रुपए आपका पार्टी जो है कंसाइनर है, कंसाइनी फ्रेट का पेमेंट करेंगी वो है। और 20 लाख रुपए का जो फिगर है जिसपे को सर्विस टैक्स चार्ज के 60,000 रुपए, उसका उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। 20 लाख ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड और उस पर सर्विस टैक्स की लायबिलिटी 75% का अबेटमेंट लिया, 70% हो गया, 25 पे टैक्स और उतना टैक्स दे दिया। इनकम टैक्स का रिटर्न बनाया, वहां पे टर्नओवर दिखाया 5 करोड़ रुपए। तो जो कंप्यूटर है उसको नहीं पता है कि ये वेरिएंस को है। वो कंप्यूटर आपको बोलेगा कि साहब यहाँ पे वेरिएंस जो मोर देन 100% ये जो भी उनका क्राइटेरिया है, अलर्ट दिया। तो पिछले साल 1727 के करीब स्कूटनी इस वजह से कलकत्ता में आई कि उनके जो इनकम टैक्स का रिटर्न था और जो सर्विस टैक्स का रिटर्न था उसमें एक रीजनेबल उनका जो भी क्राइटेरिया था उसमें वेरिएंस था, और उन्होंने उसको टीडीएस के रिटर्न से रिकंसाइल किया। और डिपार्टमेंट जब जा रहा था आपको तीनों फिगर साथ में दे रहे थे कि सर आपका ये फिगर आपने फाइल किया एंड वी हैव रीजनेबल रीजन टू बिलीव दैट कि आपने टैक्स को सप्रेस किया। अब आप समझाते रहिए उनको, सर ऐसा है कि ये, तो उसमें क्या है कि आपके जो रिटर्न है उस रिटर्न में एक कॉलम होता है अदर डिडक्शन, और वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लिख सकते हो कि अदर डिडक्शन में आप क्या क्लेम कर रहे हो, तो आप वहाँ पे वो फिगर को डिस्क्लोज कर दीजिए। लेकिन तो इससे क्या रहेगा कि आपका जो टर्नओवर है मैच कर जाएगा, ना तो सर्विस टैक्स में स्कूटनी आएगी ना इनकम टैक्स में। बिकॉज कंप्यूटर अभी जो आता है सब कंप्यूटर के माध्यम से, जेटली साहब ने भी लास्ट बजट में कहा कि मैनुअल इंटरवेंशन अब स्कूटनी में नहीं है।
हमारे चाहने या नहीं चाहने से कोई असेसमेंट या स्क्रूटनी नहीं होती है। जो कंप्यूटर डिसाइड करता है, जो सिस्टम डिसाइड करता है, तो उस सिस्टम से हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग हमारा जो TDS का रिटर्न है उससे अपने सर्विस टैक्स रिटर्न को और इनकम टैक्स को रिटर्न को रिकंसाइल करें। सबसे लास्ट में तो हम लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और वहीं से आपका सारा डाटा पूल हो रहा है। थर्ड एक प्रॉब्लम आती है आपकी सर्विस टैक्स में सैनवेट रिसीवेबल। सर्विस टैक्स रिसीवेबल ये भी हम लोग करंट एसेट्स में दिखाते हैं। अभी एक प्रॉब्लम क्या आ गई है कि जैसे बात चल रही थी कि हम लोग 1 ईयर तक आपका जो ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट या अपने जो इनवॉइस बोलते हैं तब से अपने क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अब आपने कोई गाड़ी खरीदी या आपने कोई सर्विस अवेल की, उस सर्विस पे आपका सर्विस टैक्स आपने पेमेंट किया। जब आप उस सर्विस टैक्स का पेमेंट किए थे तो आपने उसका क्रेडिट लिया तो आपका सैनवेट रिसीवेबल में खड़ा रहेगा। और अगर आप क्रेडिट क्लेम अवेल नहीं करते हैं तो आप उसको एक्सपेंडिचर में क्लेम कर लेते हैं, ठीक है ना। चार्टेड अकाउंटेंट की फीस पे आपको क्रेडिट मिल सकता था। आपकी पूरी सर्विसेज टैक्सेबल है और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसमें आपको सैनवेट मिलेगा। तो 1 लाख की सर्विस पे 12,360 रुपए होते हैं और आपने भूल से 112,360 TL अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है। 6 महीने बाद इन द मंथ ऑफ मार्च आपका काम था या आपने करते सितंबर के बाद आपको ऑडिट में पकड़ ध्यान में आता है कि भाई हम लोग तो इसके क्रेडिट ले सकते थे, जानकारी का अभाव कहीं भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहां पे आपका सैनवेट रिसीवेबल में नहीं है, रिटर्न में, बैलेंस शीट में। आपके सर्विस टैक्स रिटर्न में भी डेफिनेटली आपने क्लेम नहीं किया होगा, तो 12,360 का लैप्स हो जाएगा हमारा, तो हम लोग उसको रिवर्सल कर सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो डिपार्टमेंट में एक नोट, एक लेटर डिस्क्लोजर कर दीजिए कि साहब ऐसे हमने भूल से जो है हम लोगों ने एक एंट्री को डेबिट कर दी थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, हम लोगों के भूल हमारी नॉलेज में आई और हम इस एंट्री को रिवर्स करें। और डेफिनेटली अगर आप उस एंट्री को रिवर्स करते हैं तो अपनी बुक्स में जो PL अकाउंट में उसको इनकम के रूप में रिफ्लेक्ट जरूर कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि उसको इनकम नहीं दिखाएं और फिर वो एंट्री को ले जाइए आप रिसीवेबल साइड में। और रिटर्न में फिर अगर 1 ईयर का टाइम है तो आपका अक्टूबर हो रहा है तो रिटर्न में आप किसी भी मंथ में दिखा दीजिए, बुक की एंट्री तो अपने हाथ में है, तो उसको आप 1 ईयर के टाइम में लेके आप क्रेडिट उसका अवेल कर लीजिए। एक प्रॉब्लम आएगी आपकी कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं आप। कैपिटल गुड्स परचेज करने पे एक फर्क है कि जो आपका कैपिटल गुड्स है वो जरूरी नहीं कि आपका फिक्स एसेट्स हो। हम लोगों के मन में क्या होता है कि हम लोग जनरल एक परसेप्शन ही है कि हम जो फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं वही हमारा कैपिटल गुड्स होगा। फिक्स एसेट्स हम लोग जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड के अपने गैप के हिसाब से अपने क्लासिफाई कर देते हैं, बट सर्विस टैक्स में कैपिटल गुड्स या सैनवेट क्रेडिट रूल्स में कैपिटल गुड्स डिफाइन किया हुआ है। जो चीजें वहां पर कैपिटल गुड्स डिफाइंड हैं सिर्फ वही कैपिटल गुड्स है। वो हो सकता है कि आपकी फिक्स एसेट्स हो और हो सकता है कि आपकी फिक्स एसेट्स नहीं भी हो, लेकिन अगर आप उस पर जो सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट कर रहे हैं आपको उसका सैनवेट का रिसीवेबल, अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे तो नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है, और डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते हैं तो मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा अगर कोई कैपिटल गुड्स है वो अगर फिक्स एसेट्स नहीं है तो उसको हम करंट एसेट्स में अगर डिस्क्लोज कर रहे हैं तो उसका भी हम लोग नोट्स ऑन अकाउंट्स में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली दें। मैं आपको बोलता हूँ कि नोट्स ऑन अकाउंट्स हमारे लिए आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आप अपने इंटेंशन को डे 1 में क्लियर कर सकते हो, आप अपने रिकॉन्सिलेशन शीट्स को उसमें अटैच कर सकते हो नोट्स ऑन अकाउंट्स में। अब आपकी बात आती है कि मान लीजिए कि हमारा कैपिटल एसेट्स में हमने भूल से डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो क्या जैसे हमने भूल से एक्सपेंडिचर क्लेम कर दिया इनपुट पे या इनपुट सर्विस पे, तो अपने पास ऑप्शन था, लेकिन क्या कैपिटल गुड्स पे अपने पास ऐसा ऑप्शन है? कैपिटल गुड्स पे अपने पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज उसके बारे में सर्विस टैक्स में सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। एक आपको और ध्यान देना चाहिए कि अपने जो सर्विसेज क्लेम कर रहे हैं, अब जैसे हम लोग एडवांस रिसीव्ड की और एडवांस पेड की,
एडवांस रिसीव 1 लाख रुपीज फ्रॉम सर्विस रिसीवर और 1 लाख पेड टू सर्विस प्रोवाइडर। हमने एक दोनों को एडवांस दिया है। 1 लाख पे 12,360 हमने एडवांस रिसीव किया और 12,360 रुपए 12360 हम लोगों ने सर्विस रिसीवर मैंने हमारे जो वेंडर उसको पेमेंट कर दिया। तो दोनों ही हमारे करंट एसेट्स में भी है, एडवांस रिसीव करंट लाइबिलिटीज और एडवांस पेड करंट एसेट्स। तो क्या हमको सर्विस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ मार्च? सर्विस टैक्स रिसीवेबल 12360, सर्विस टैक्स पेबल 12360। नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो उतना तो मेरा जितना इनपुट क्रेडिट है उतना मेरा लायबिलिटी है, तो मैं सेटअप पकड़ के चलूंगा। हम लोग सब यही समझते हैं कि हम लोगों को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और हम लोग अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए रूल 9 ऑफ सैनवेट क्रेडिट रूल्स का एग्जांपल देते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपना जो रूल 9 में जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो रूल 4 में आपको सैनवेट क्रेडिट आपको मिल जाएगा। हम लोग यही लिखते हैं, यही पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग का सर्विस टैक्स रिसीवेबल 12360 है और पेबल अपना 12360 है। लेकिन एक अपना सेक्शन 89 है चैप्टर 5 ऑफ द फिनांस एक्ट, जिसको अपने सर्विस टैक्स पॉपुलर बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी सर्विस का क्रेडिट तभी ले सकते हैं जब आप सर्विस को रिसीव्ड कर लेंगे। अनटिल एंड अनलेस यू रिसीव द सर्विस यू कैन नॉट यूटिलाइज द क्रेडिट। तो आपने जो एडवांस पेड किया है उस पे जो सर्विस टैक्स दिया है, क्या आपने उसकी सर्विस रिसीव्ड की है? तो हमारा वो जो सर्विस टैक्स रिसीवेबल है वो रिसीवेबल में ही खड़ा रहेगा। हम उसको अवेल तो करेंगे लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक्ट जो है वो रूल्स को ओवरराइड कर देता है। रूल बोलता है कि आप क्रेडिट ले सकते हैं और एक्ट हमको डिबार्ड करता है। तो अगर आप क्रेडिट लेंगे तो एक्ट आपको डिबार्ड करेगा, सेक्शन 89 की जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो प्लीज बहुत आपको केयरफुल रहने की दरकार है कि सर्विस टैक्स रिसीवेबल और सर्विस टैक्स पेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको क्रेडिट इमीडिएटली मिल जाएगा। अब आपके एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि भी हमारा रिसीवेबल और पेबल तो नहीं मिलेगा, तो हम कैसे बनाएं भैया? किस तरीके से हम लोग इसको इतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये आपकी अपनी परेशानी हो सकती है। डिपार्टमेंट इस चीज के लिए आपके संग इंटरफेयर या आपकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लाख स्क्वायर फुट की एक बिल्डिंग बनाते हो, आप 10,000 स्क्वायर फुट का माल बेच पाते हो डे 1 में, तो आपको एडवांस मिला 10,000 स्क्वायर फुट का, ठीक है। आपने आर्किटेक्ट को पेमेंट कर दिया, तो आर्किटेक्ट को पेमेंट कितना स्क्वायर फुट के लिए किया? 1 लाख के लिए। उसका बिल 1 लाख रुपए का था, उसका सर्विस टैक्स 12360 था। तो क्या आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा? अब आपने सर्विस रिसीव कर ली है, आपका एडवांस पे सर्विस है 12360, आउटपुट सर्विस, आउटपुट टैक्स, सर्विस टैक्स रिसीवेबल आपने सर्विस को रिसीव्ड कर लिया है 12360, बिकॉज आर्किटेक्ट तो आपको प्लान दिया, उसके बाद आपका काम अब क्रेडिट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने सर्विस का 10% सर्विस प्रोवाइड किया, तो आपने 10% क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हैं। यस, हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि आउटपुट सर्विस इन रिलेशन, इनपुट सर्विस इन रिलेशन टू आउटपुट सर्विस, बिकॉज हम लोगों ने 10% की सर्विस ही प्रोवाइड की है, तो हमको क्रेडिट भी प्रोपोर्शनेट ही मिलेगा। बोला ये कहाँ लिखा हुआ है? ये रूल में लिखा हुआ। अब बोला कभी आप एक्ट की बात करते हो, कभी आप रूल की बात करते हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी अपने जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में अपना जो सर्विस टैक्स रिसीवेबल का फिगर है, सर्विस टैक्स पेएबल का फिगर है, अपना जो आउट में टीडीएस रिसीवेबल है, अपना जो टीडीएस पेएबल है। आपका जो वो टीडीएस पेएबल रहता है ना करंट लायबिलिटीज में, तो उसमें 194C के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो उस एक्सपेंडिचर को लोग बहुत माइन्यूटली चेक करते हैं कि भाई ऐसा है कि कहीं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज एक्सपेंडिचर रिवर्स चार्ज हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है, सप्लाई ऑफ मैन पावर हो सकता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो सकती है, रेंट ए कैब हो सकता है, सब 194C है। तो आपका जो 194C का जो फिगर है उसको आप बहुत केयरफुल
आप उसको भी एनालाइज कीजिए। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है ना, रिवर्स चार्ज इसमें एक अच्छा एग्जांपल आप ऐसे लीजिए कि एक कंपनी अपने पास आती है, कंपनी बोलती साहब ऐसा है कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गाड़ी प्रोवाइड करता हूँ रेंट पे, ठीक है, और मेरा ईयरली टर्नओवर 30 लाख रुपए है, ठीक है, तो मेरे को सर्विस टैक्स देना है कि नहीं देना है, पहला। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा बंधु आता है, बोला साहब ऐसा है मैं 30 लाख रुपए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गाड़ी देता हूँ, मेरा ईयरली टर्नओवर जो है 30 लाख रुपए है, और रिवर्स चार्ज में सारा पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है? देखिए थ्रेशोल्ड दो तरह की सर्विसेज है ना, हर एक्टिविटी पे सर्विस टैक्स है अगर वो नेगेटिव लिस्ट में या एक्सक्लूजन नहीं हो या फिर अपना एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में नहीं हो। लेकिन जो सेक्शन 66B है वो क्या बोलता है कि हर वो सर्विस टैक्सेबल सर्विस है जो कि नेगेटिव लिस्ट में स्पेसिफाई नहीं है, और उसके बाद मैंने फिर अपने को एग्जेम्पशन मिलता है। मैंने एग्जेम्पशन का मतलब पहले सर्विस टैक्सेबल होती है और फिर अपने को एग्जेम्पशन मिलेगा। अपना जो सर्विस टैक्स नोटिफिकेशन 33/2012 है जो कि अपने को एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है, वो क्या बोलता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर अगर आपका 10 लाख रुपए तक है तो उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन आपको 9 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। इफ मोर देन 9 लाख यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, और 10 लाख के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप, लेकिन एक एक्सक्लूजन दिया हुआ है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में जब सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस रिसीवर है, कंसाइनर या कंसाइनी, अगर फ्रेट का पेमेंट करते हैं तो अपने उसको थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन में 10 लाख में कैलकुलेट नहीं करेंगे, या जो सर्विसेज 100% एग्जम्प्ट है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो अपने केस में जो आपका रेंट ए कैब ऑपरेटर है जो गाड़ी रेंट पे देता है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, क्या उसको एग्जम्पशन मिला हुआ है? सर्विस को तो एग्जम्पशन मिला हुआ नहीं है। सिर्फ आपकी लायबिलिटीज जो है वो सिर्फ 2 ईयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 68(2) का कोई एक्सक्लूजन दिया हुआ नहीं है। इसलिए सर्विस रिसीवर को तो कोई भी लिमिट हो, अगर वो 1000 रुपए की भी सर्विस रिसीव करता है तो उसको तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जो प्रोवाइडर है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज उसकी जो टैक्सेबल सर्विस की वैल्यू है वो मोर देन 9 लाख है। अब वो नहीं लेगा तो क्या होगा, और लेगा तो क्या होगा? लेगा तो उसको रिटर्न फाइल करना है, और नहीं लेगा तो उस पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। बोलिए सर, तो अगर वो लेगा, जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो नहीं रिटर्न फाइल करेगा, पूरा नहीं मैंने आपका टैक्स ग्रॉस वैल्यू 10 लाख लेस अमाउंट पेड बाय कंसर्न 10 लाख, वैल्यू 0, लेकिन उसको रिटर्न फाइल करना होगा। अगर एज पर द रूल बात करें तो ही हैज टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड फाइल द रिटर्न। अब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर वो गाड़ी देता है तो क्या उसको सर्विस टैक्स चार्ज करना होगा कि नहीं करना होगा? क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल, अपने एग्जांपल के प्रोप्राइटरी फर्म बहुत सारा है, अगर किसी लीगल एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी एज बॉडी कॉर्पोरेट, उसको अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या वो बिजनेस एंटिटी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हम लोग बिजनेस एंटिटी नहीं मानते हैं, तो वहां पे वर्ड यूज किया हुआ है बिजनेस एंटिटी एज बॉडी कॉर्पोरेट। तो रेलवे, अगर हमको रेलवे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब तो अभी जो गवर्नमेंट की जो नई डेफिनेशन आई है तो वहां पर भी उसको सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। तो अपने को चीजों को ध्यान देना होगा कि ये जो चीजें हैं, यानी वहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपके एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप बोले ना कि थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर्विस टैक्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, मेरे को अच्छा लगता है। आप इसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको अगर लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ना चालू कर देंगे। So basically you are saying, sir, any company
जो भी मतलब ऐसे कंपनी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, इधर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, दे हैव टू अप्लाई फॉर ST1 एंड ST2 बिकॉज रिवर्सल मैकेनिज्म समहाउ तो उसके लिए एप्लीकेबल हो ही जाएगा। मेरे को पता नहीं, समहाउ का मेरे को पता नहीं, अगर एप्लीकेबल होगा। आप मान लीजिए कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि लैंड ओनिंग कंपनी है सिर्फ, दैट इज फाइन, लेकिन नॉर्मल कंपनी का नॉर्मल में ऐसा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर ही दोगे जहाँ आपको कुछ ना कुछ आई जाए। दैट इज व्हाट। अब आप एक बार मैं धनबाद में, तो सीएन शूट मेरा पहला, मैं एक बार धनबाद गया था, तो धनबाद में मेरे को पूछा गया कि साहब ऐसा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो धंधा ही बंद हो जाएगा, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्विस टैक्स चार्ज करना है और एडवोकेट को चार्ज नहीं करना है, लीगल सर्विसेज में सर्विस टैक्स नहीं। तो मैंने कहा ये बेटर है हम लोगों के लिए। रिवर्स चार्ज में एक ऑब्लिगेशन, एक माथे में दर्द होता है, शिकन होता है। चलिए हम लोग वेट की सर्विसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जनरल प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन इनकम टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करता है, एडवोकेट भी देते हैं। लेकिन अगर एडवोकेट 1000 रुपये का बिलिंग करेंगे और उस पर 123 रुपये 60 पैसा या 124 का सर्विस टैक्स बनता है, तो क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन लेगी? बोलेगी इससे अच्छा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्विस ले लीजिए, तो अपने लिए तो अपॉर्चुनिटी आ जाती है। दूसरा आप ये सोच सकते हैं कि जो जीएसटी की जो प्रैक्टिस है वो बहुत वाइडेंड हो जाएगी, सीए के लिए भी बहुत बड़ा रोल जो आ जाएगा। तो वहाँ भी अगर कोई एडवोकेट बोलेगा भाई हम 5000 रुपीज़ आपका रिटर्न फाइल करने का लेंगे, तो भाई सर्विस में पहुँच जाएगा। अब सोचिए कोई अपने बगल में मोदी खाने की दुकान है और उसका 10 लाख का टर्नओवर है, और 10 लाख के टर्नओवर पे अगर वो वैट का रिटर्न किसी एडवोकेट से फाइल करवाता है और उस पर अगर उसको 618 रुपये जमा करना था 618, मेरे पास आएगा, मतलब भैया पहले तो रजिस्ट्रेशन लेने आया हो, अच्छा 5000 रुपीज़ अपना मेरा फीस, साल में आप जाओगे सर मिनिमम 10,000 रुपीज़ हमको दीजिए फाइल मेंटेन करने का, तो सर साल में 618 रुपये टैक्स देना है। अच्छा तुम किसी और के पास चला जाए तो वो भी क्या 618 से कम लेगा क्या? वो उससे अच्छा क्या बोलेगा, क्यों झमेले में जाते हैं अपने, या तो उसका बिल कच्चे में ले लो, और या फिर बोलेगा कि अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ले लो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत अच्छा अभी समय है। तो मेरे को लगता है कि शायद जो भी होता है, जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, और हम लोगों को जो रिलैक्सेशन नहीं मिली है वो हमारे अच्छे के लिए। तो फिर मैं आपको बोलता हूँ कि रेलिवेंस, आप कभी भी, हम मेरे से पूछा गया, रोटा जी ने पूछा कि विकास तुम क्या टॉपिक लो, भैया जो आपकी 6 टॉपिक दे दीजिए। बोला नहीं टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको मजा है। हम बोला सबको मजा का तो गारंटी ले नहीं सकता, कुछ का तो गारंटी ले सकते हैं। तो बोला कुछ, तो हम लोग निगेटिव लिस्ट पे बोलेंगे बहुत लोग मिलने वाले बोल जाएंगे, अपने अगर रिवर्स साइड पे बोलेंगे बहुत लोग हैं, लेकिन क्यों नहीं हम लोग बात करें दूसरे पर्सपेक्टिव से, सर्विस टैक्स को देखने की कोशिश करें। आपको उसी पर्सपेक्टिव से आपको जीएसटी को देखना होगा, उसी पर्सपेक्टिव से आपको इनकम टैक्स को देखना होगा। हम लोग जिस तरीके से सब लोग काम करते हुए आए हैं उसी तरीके से अगर काम करेंगे और वही अगर मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे डिपार्टमेंट में जाकर, भाई ठीक है आप बताइए सर, छोड़िए ना यार, उसको सल्टा दीजिए ना, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट में ऑफिसर पे हावी होना होगा। आपको ऑफिसर को एस्टेब्लिश करना होगा कि आपको सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है, आप उससे परेशान नहीं हो रहे हो। बार बार जो क्लाइंट के पास जा रहा, वी आर रेडी टू पे द डॉक्यूमेंट, हम लोग आपको सब डॉक्यूमेंट दिखाने को तैयार है, मैं हार नहीं मानूंगा। तो उसको करने के लिए लेकिन आपको उसका फेवर भी लेना पड़ेगा। फेवर कैसे लेना होता है, मैंने उसका कोई इंटरेस्ट है, उसके मन में हम लोगों के बारे में क्या है, यार इसको आया है सल्टाने के लिए आया है। तो अगर आपको उसको दिखाना नहीं, साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ प्रिपरेशन पूरा है, हम लोगों की आदत है, मेरी तो बहुत है कि जब तक लास्ट मिनट नहीं आता है ना तब तक मैं काम ही नहीं करता हूँ। ऑलवेज अच्छा डेट आ गई है, अरे एक काम कर, ऑथराइजेशन मांगा, बोले सर हमको आज ऑथराइजेशन मिला है, आज वी आर नॉट रेडी टू पे, और हम लोग के पास समय नहीं है, तो हमको 1 महीने का समय दिया जाए ताकि हम आपके केस को प्रॉपर्ली प्रिपेयर और रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो मैंने 30 दिन के बाद फिर 30 दिन मिल गया, अरे ध्यान आया 60 डेज हो गया, अब क्या किया जाए। तो सर ऐसा है कि मैं भी आउट ऑफ स्टेशन पे हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ और मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो मेरे भी जो क्लाइंट का जो अकाउंटेंट है ही इज़ नॉट अवेलेबल, वो बीमार पड़ गया, तो हम लोग 5 या 6 महीने हम लोग जो है उसको निकाल देते हैं। तो डिपार्टमेंट या ऑफिसर के मन में इंप्रेशन आता है कि सब कुछ वहाँ फैब्रिकेटेड हो रहा है, इसीलिए हम लोगों के संग डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा है।
अभी क्या क्या है कि ऊपर से एक नोट्स दी हुई है कि हर फाइल में हर 15 दिन में उस पर नोट्स आने चाहिए, हर फाइल में 15 दिन में वर्किंग होनी चाहिए। तो जब क्या है कि अगर चीजें सेटल्ड नहीं हो पाती हैं तो सोकोज नोटिस में जब रीजन दिए जाते हैं तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है जब हम लोग एडजुडिकेशन में जाते हैं, जब हम लोग ट्रिब्यूनल को फेस करते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमको जो रिकॉन्सिलेशन बनाना है, आप तो बना ही रहे हो, आप जब अपनी बैलेंस शीट फाइल कर रहे हो तो क्लाइंट का रिकॉन्सिलेशन बनाते ही हो। हम लोग बेसिक सारी चीजों को कंपाइल करते ही, तो वो कंपाइलेशन हम डॉक्यूमेंटेड करके अगर हम हमारी बैलेंस शीट में ही लगा दें। आप हो सकता है कि आप इनकम टैक्स में अपलोड मत कीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं करना है तो, लेकिन उसको बना के रखो, और अगर आप अपलोड कर देंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटीज है, आपको आज पता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, अगर आपको बाद में पता चलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% तक जा सकती है। और मैंने जनरली देखा है कि अगर हम लोग वॉलंटरी टैक्स का पेमेंट कर देते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट तो पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करता है तो इंटरेस्ट भी लगता है और पेनल्टी भी लगती है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई टैक्स का पेबल आ रहा है और आप खुद अपना टैक्स का पेमेंट कर दोगे तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने आपको आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन डिपार्टमेंट अगर आइडेंटिफाई करेगा तो उस पर पेनल्टी भी मांगेगा। तो आपकी जो बैलेंस शीट बना रहे हो या आप जो पीएल अकाउंट को रिकंसाइल कर रहे हो, वहां पे अगर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी निकलती है तो अपने को क्लाइंट को कन्विंस करना है कि अपने को पेमेंट कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ऑब्लिगेशन है वो कम से कम हो जाए। और अगर हम रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, हो सकता है ना कि 90 डेज निकल गया, हमको अप्रैल में रिटर्न फाइल की, हमको जुलाई तक करना था और अभी इन द मंथ ऑफ सितंबर या अक्टूबर चल रहा है, तो हम रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। अगर रिवाइज नहीं भी कर सकते हैं तो आप रिटर्न को जो आपने पेमेंट किया उसको आप डिस्क्लोज कर दीजिए, असिस्टेंट कमिश्नर को लेटर लिख दीजिए कि साहब मेरा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हम लोगों को ये डेफिशिएंसीज मिले, मेरा ये टैक्स पेबल निकला और मैं इसका पेमेंट कर दे रहा हूँ। उस केस में असिस्टेंट कमिश्नर आपको पेनल्टी के लिए डिमांड कभी भी नहीं करता है। मेरा ये मैं पर्सनल मेरा आज तक का जो अनुभव है वो प्रेसिडेंट के, तो ऑलवेज मैं आपको बोल रहा था कि रेवेन्यू अकाउंट पीएल अकाउंट के साथ साथ आपकी जो बैलेंस शीट है, आपकी बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स का कॉलम है और जो करंट लायबिलिटीज का कॉलम है, उसको आप बहुत ध्यान से बार बार देखिए और उसके बाद ही आप उसको फाइल कीजिए। कोई कोई नहीं पेनल्टी 76 है 78 है, पेनल्टी तो भरा पड़ा है और अब तो वेवर भी नहीं है पेनल्टी का। अभी तक आपकी कोई भी ऑडिट इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशन नहीं हुई होगी, डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, इसलिए पेनल्टी आपसे डिमांड नहीं की गई होगी। डिपार्टमेंट अगर कुछ भी डिमांड करेगा तो वो आपको पेनल्टी सबसे पहले लिख के देगा। मैंने आपसे लिखता टैक्स इतना ड्यू है, आप एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए 75 में और एप्रोप्रिएट पेनल्टी कैलकुलेट कीजिए 78 और 76 में। तो कोई परसेंटेज है या नहीं, तो परसेंटेज है। बोलिए सर, ये जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन के लिए जो आप बोल रहे थे अवेलमेंट के लिए, क्रेडिट अवेलमेंट के अगर मैंने लास्ट अप्रैल या मई में जो मुझे क्रेडिट लेना था वो मैंने नहीं लिया, तो फिर उसका भी मेरे पास ऑप्शन है अप्रैल 2014। हाँ, अप्रैल या मई 2014 जब है आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, अक्टूबर से मार्च का रिवाइज कर दीजिए। तो अक्टूबर से मार्च का, तो उसमें मैं 1 साल का वो ले सकता हूँ। हाँ, 1 साल बैठा है। तो फिर बट उसमें जैसे अलग अलग कॉलम्स रहते हैं कि अप्रैल मई जून, आप कोई भी एक मंथ में ले लीजिए, उसको आप क्लेम कर लीजिए। तो उसमें आपने जो बुक एंट्री की बात की थी वो बुक्स में आप दिखा दीजिएगा, उसमें बुक्स वो बोलता है आपकी बुक्स में एंट्री होनी चाहिए, तो आपकी बुक्स की एंट्री तो आपके हाथ में है ना। हाँ, तो जैसे मैंने बैलेंस शीट में सर्विस टैक्स का एक्सपेंस के हिसाब से नहीं दिखाया था, जो आप बोले थे ना 1 लाख हो या मैं देखिए ये सब चीजें तो देखिए मैं आपको क्या बोला कि प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये तो मैं बोला अप्रैल 2014 में आपको कोई क्रेडिट लेना चाहिए था जो आपने आज तक नहीं लिया और आपको पता चलता है मई 2015 में, तो अगर आप एज पर द लॉ जाएंगे तो आपका क्रेडिट लैप्स हो गया। तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप अपनी बुक्स की एंट्री को अप्रैल से मई में ले आइए, करंट ईयर में ले लीजिए। अगर आप उससे बचना चाहते हैं कि नहीं हेडेक है, तो अक्टूबर से मार्च का रिटर्न आपने अभी फाइल किया है, उस रिटर्न को रिवाइज कर लीजिए और अक्टूबर मंथ्स में जो अवेलमेंट का फिगर है वहाँ पे इसको इंक्लूड कर दीजिए। और सर अगर मैंने कुछ चालान पे किया है जो सितंबर में पे किया था उसका भी मैंने क्रेडिट नहीं दिया, तो उसका क्या करें? सितंबर का क्रेडिट सर, सितंबर का क्रेडिट नहीं, इन द सेंस मैंने चालान पे किया था सितंबर में, बट उसको मैंने अपना रिटर्न में दिखाया नहीं था।
मैंने आपका एक्सेस पेमेंट हो गया। हाँ, तो वो तो मैं चालान को अभी भी नहीं, देखिए अगर आप एक्सेस पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो एक्सेस पेमेंट को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा एज एन एडवांस पेमेंट। अब आपको समझना होगा कि डिपार्टमेंट आपको क्या बोलता है कि अगर आप एक्सेस पेमेंट करते हैं तो आपका जो सब्सिक्वेंट मंथ या क्वार्टर आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका एडवांस पेमेंट है और अगर आप उसको इंटीमेशन कर देते हैं तो आप उसको जब चाहे तब, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, अदरवाइज आपको रिफंड क्लेम करना होगा। अब आप कैसे बोलेंगे 8,648 रुपए मेरा एडवांस पेमेंट था, क्या लेटर दे देने से एडवांस पेमेंट हो जाएगा क्या वो? और लेटर भी आपको 15 दिन में देना है। तो एडवांस पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो टैक्स कलेक्ट नहीं किया, आप उस टैक्स को अपने घर से पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडवांस पेमेंट। हमने कोई टैक्स को कलेक्ट कर लिया अप्रैल मंथ में या मई मंथ में, और हमारी प्रोप्राइटरी फॉर्म में हमारी ड्यू डेट है 5 जुलाई को, उसको पेमेंट मैं अगर आज करता हूं तो वो एडवांस पेमेंट नहीं होगा, वो ऑन अकाउंट पेमेंट होगा। 5 जुलाई या 6 जुलाई जो है वो हमारी ड्यू डेट, मैक्सिमम ड्यू डेट है फॉर पेमेंट। आप गवर्नमेंट की एजेंट हो जो आप टैक्स को कलेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपका एडवांस पेमेंट हो जाएगा। एडवांस पेमेंट का मतलब होता है वो पैसा जो आपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं किया और वॉलंटरी आप अपने घर से दे रहे हो, आप उसका इंटीमेशन दे रहे हो। लेकिन आपने कुछ पैसा कलेक्ट कर लिया और आप उसको अगर पेमेंट कर रहे हो, आप उसको अगर एडवांस बोलना चाहोगे तो शायद डिपार्टमेंट उसको एडवांस पेमेंट मानने से मना कर दे, इवन दो आप उसका इंटीमेशन गवर्नमेंट को दे दो। अगर आप एक्सेस पेमेंट करते हो तो आप अगर उसको नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको आपका जो रिटर्न बनाएगा उसमें दिखाना पड़ेगा ये अक्टूबर की लायबिलिटी से हमने एडजस्ट किया एक्सेस पेमेंट, अक्टूबर वालों को नवंबर, नवंबर को दिसंबर, दिसंबर को जनवरी, जनवरी को फरवरी, फरवरी को मार्च, मार्च को अप्रैल, और वैसे आपको रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वैसा नहीं दिखाते हो उस केस में आपको उसका रिफंड क्लेम करना होगा। जैसे कि आपने अगर एडवांस पेमेंट किया है तो अपने जब रिटर्न अपना फाइल करते हैं तो एक सेक्शन 6(1)(a) रहता है एक ऑप्शन जहाँ पर भी एडवांस देखते हैं कि ये एडवांस पेमेंट के लिए आपको सुपरिटेंडेंट को इंटीमेशन देना मैंडेटरी है। मैंडेटरी है सर, जब लेकिन अपनी जगह रिटर्न फाइल कर दे रहे हैं उसमें हम लोग क्लियरली मेंशन कर दे रहे हैं कि मेरा सेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका प्री कंडीशन है कि आपको जिस दिन आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं 15 डेज में आपको आपके जो सुपरिटेंडेंट है उसको इंटीमेट करना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं करते तो वो एक्सेस पेमेंट मान के मुझे नेक्स्ट मंथ ही उसको एडजस्ट करना। अच्छा, और दूसरी बात ये बोले, जैसे आपने बोला कि जब मैंने ऑलरेडी सर्विस टैक्स कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद उसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एडवांस पेमेंट, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कि मैंने ऑन अकाउंट पेमेंट किया। तो उस केस में तो फिर एक्सेस की तो कोई बात ही नहीं आती। हो सकता है ना, उस केस में तो एक्सेस की कोई बात ही नहीं। सपोज कीजिए क्या आप क्या डिफरेंस है, मेरी लायबिलिटी मैंने 1000 कलेक्ट किया, मैंने 1000 डिपॉजिट कर दिया, 0 हो गया, नलीफाई हो गया। मैंने 800 पेमेंट किया, मैंने शॉर्ट पेमेंट किया, मैं किसी वजह से 1000 की जगह 1200 पेमेंट कर देता हूँ, रिटर्न में 1000 ही दिखाऊंगा, बाकी तो 200 है। जो 1200 क्या करेंगे, जो 1200 है और आपका जो एक्सेस 200 उसका क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट मंथ में एडजस्टमेंट दिखा अलाउड है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि फिगर है 1 लाख रुपए और आपने भूल से 10 लाख का पेमेंट कर दिया, एक 0 बैठा दिए, आपका 1 लाख का फिगर था, आपने भूल से 2.5 लाख 3 लाख रुपए दिखा दिया किसी और अकाउंटिंग कोड में। अब वो जो पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तब क्या करोगे आप, और आपका 15 दिन बीत गया, आप इंटीमेशन भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपको रिफंड ही क्लेम करना हो। नहीं समझा मेरी बात? आपका 1 लाख की लायबिलिटी थी, आपने 3 लाख का पेमेंट कर दिया और आपने 15 दिन आपके बीत गए हैं और आप प्रायर डेट जो 15 डेज में इंटीमेट नहीं कर पा रहे हो कि भैया मेरा एडवांस पेमेंट है, तो आप उस केस में आपको रिफंड ही क्लेम करना पड़ेगा। That takes lot of time. Lot of time. Yes sir. Sale of residential flat. If entire consideration is received after completion certificate, is not subject to sanctions. Correct? What does entire consideration mean? Entire consideration means if before completion certificate received X amount of money and balance one received entire one after completion certificate. सर ऐसा है, इंटेंट टू जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है वहाँ इंटेंट वर्ड लिखा हुआ है और उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सर कि सर्विस जो है प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड।
जब आपको पार्ट ऑफ द मनी मिल जाता है, एग्रीमेंट कर ले तो पैसा नहीं भी मिला सर, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आपकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट है 14 मई 2015 और आपने 2 मई 2015 को एग्रीमेंट कर लिया है, बट आपको पैसा नहीं मिला है और सारा पैसा आपको 14 तारीख के बाद मिलेगा, तब भी टैक्स लग जाएगा, बिकॉज आपकी टैक्सेबल इवेंट जो है वो राइज कर गई, खाली अब आपका पेमेंट डेफर हो रहा है। तो आपका एग्रीमेंट भी 14 मई के बाद होना चाहिए, पेमेंट भी 14 मई के बाद होना चाहिए। आप बोलेंगे सर पैसा ले ले तो एग्रीमेंट नहीं करते, वो भी नहीं चलेगा। तो आपकी दोनों एक्टिविटी, एग्रीमेंट डेट और पेमेंट, दोनों आपकी 14 तारीख के बाद होना चाहिए। इसके बाद कोई वैट आ जाएगा क्या? सर वैट तो देखिए जीएसटी अभी आना आसान नहीं है। अभी जो प्रोविजन है वो जो फ्लैट सेल किया है, देखिए ऐसा है कि एलएनटी का लार्सन एंड टुब्रो का जजमेंट है, वो ये बोलते हैं कि अगर कोई बिल्डर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, उस पे महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स में लैंड लार्सन एंड टुब्रो का जजमेंट आने के बाद 1% या 2% के रेट से टैक्स लगना चालू हो गया। ये बात सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो दीदी को भी मानना पड़ेगा, लेकिन बिकॉज बंगाल में बिजनेस का पोजीशन उतना अच्छा नहीं है, रिसेशन आया हुआ है, उसकी वजह से दीदी इसको डेफर करके रखी है। बोला भाई अमित बाबू इसको छुइए मत, सुप्रीम कोर्ट को अपने समझाते रहिए कि हम लोग जो है इस पे बाद में टैक्स ले लेंगे। सिर्फ उसी वजह से आपका ये डेफर हो रखा है। अगर जीएसटी नहीं आता है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बोल दे हमको मतलब नहीं है, ये आपका टैक्सेबल सर्विस है और उसमें वैट भी लग जाए। टैक्सेस सुप्रीम कोर्ट ही बोल दिया ना एलएनटी के केस में। क्या सर एलएनटी के केस में? एलएनटी के केस में है कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट माने जो फ्लैट बायर को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फ्लैट बिक्री करते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। सर चले हम लोग, आप लोग को भी नींद आ रही, दूर जाना है। काफी अच्छा नहीं ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल ओरिएंटेड। हाँ मेरे को जितना मेरे को आता था मैंने उतना ही बताया आप लोगों को। हिंदू আছে কি? सर जैसे कि कोई मतलब रिटर्न फाइल करते वक्त अपने एक्चुअली सर्विस टैक्स मतलब रजिस्ट्रेशन ले रखा है एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए, और जब मैंने पेमेंट किया उस वक्त तो रिटर्न से मेरे को मतलब मैंने दूसरा किसी और कैटेगरी में पेमेंट कर दिया गलती से, तो उसमें क्या रिफंड इज द ओनली ऑप्शन? नहीं, अगर आप ऐसा, देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एक कस्टम और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है पोर्ट पे और वो जीटीए की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका वो रजिस्ट्रेशन में इंक्लूड नहीं करवा के रखता है। वहाँ प्रॉब्लम है कि सर आप जीटीए की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप पेमेंट कर देते हो जीटीए की सर्विस में तो डिपार्टमेंट बोलेगा कि यू हैव नॉट टेकन प्रॉपर रजिस्ट्रेशन अंडर प्रॉपर कैटेगरी, तो सेक्शन 71 में 5,000 रुपये का पेनल्टी आपको इम्पोज कर सकता है। व्हाट अबाउट जो पैसा एक्सेस पेमेंट हो गया? एक्सेस पेमेंट आपका ना, मुझे फिर बाद में खाली रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आपका एक्सेस पेमेंट हुआ ही नहीं ना आपको। नहीं, जैसे मेरा कोई उस कैटेगरी में कुछ है ही नहीं सर, तो आप डिपार्टमेंट को लेटर लिखिए सर कि हमने भूल से दूसरे अकाउंटिंग कोड में पेमेंट कर दिया है, तो यू हैव बीन रिक्वेस्टेड कि आप मेरा अकाउंटिंग कोड चेंज कर दीजिए, वो पॉसिबल है।